नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीफिक्स स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास और इतिहास में प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इससे पहले हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और उस वीडियो में मैंने भारत के इतिहास के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, और दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आप उसे देख लीजिए। और यहाँ पर प्राचीन भारत में हमारा चल रहा था धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे यहाँ पर ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है और इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं और जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। तो एक्चुअली में यहाँ बताया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथों से जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसके बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उससे वेद में क्या जानकारी मिलती है आगे देखते हैं। तो वेद में है ऋग्वेद, और ये है ऐतरेय तथा कौशितकी। और यहाँ पर नंबर 2 है तैत्तिरीय तथा शतपथ, और ये है यजुर्वेद में। तीसरा है पंचविश, और ये है आपका सामवेद में। और चौथा है गोपथ, जो कि अथर्ववेद में वर्णित है। और इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। और आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। बात करते हैं उपनिषदों की संख्या की। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और जाबालोपनिषद क्या है? जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर वेदांग एवं सूत्र के बारे में। को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। और वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। सबसे प्राचीन गौतम कौन सा सूत्र है? तो आप टिक कर सकते हैं, गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है सूत्रों में। आगे बात करते हैं यहाँ पर पुराण के बारे में। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है और इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणों के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं लोमहर्ष या फिर इनके पुत्र उग्रश्रवा इसके रचयिता माने जाते हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की है
18। कितनी संख्या है? 18, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में से ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो आपसे फिर से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे पुराना प्रमाण है। यहाँ पर सबसे पुराना पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। और पुराण जो हैं तो ये यहाँ पर एक है विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, दूसरा है आपका मत्स्य पुराण जो कि आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है, और तीसरा वायु पुराण जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य से जो जानकारियाँ मिलती हैं भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। तो आपसे फिर से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये कथा वस्तु है। और इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो फिर से क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञान होता है? तो ये कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी इसमें मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जो कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, इन्हें यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया और कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिणी जो कि राजाओं की नदी के नाम से है, ये माना जाता है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राज तरंगिणी है। और इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, और इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। आगे है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत जो कि चचनामा में सुरक्षित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। और अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी। और इसके लेखक पाणिनि हैं। कौन है? पाणिनि। और इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे नोट पॉइंट है कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस में हुआ है? तो ये अष्टाध्यायी रचना में हुआ है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं पाणिनि, याद रखना है आपको। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो ये थी कुछ पुराणों के बारे में जानकारी। आगे हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियों के बारे में। तो पहले हैं आपके यूनानी रोमन लेखक, ये क्या बताते हैं? तो इनमें सबसे प्रथम है टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो इन पर कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है, इसलिए यह अविश्वसनीय है। और टेसियस कौन था? तो ये ईरान का एक राजवैद्य था। नंबर 2 पर आते हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी
अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। तो इस पर भी विश्वास नहीं करता कोई, क्योंकि इनका विवरण अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इनका नाम वैसे याद रखना है आपको, क्या नाम है, हेरोडोटस। और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। फारस यानी ईरान। आगे है नंबर 3 पर, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्टस तथा आरिस्टोबुलस कौन है? निर्याकस, आनेसिक्टस तथा आरिस्टोबुलस। इनके विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। चौथा है आपका मेगास्थनीज, और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। पांचवा आपका है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। नंबर 6वां है डायोनिसियस। कौन है? डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। 7वां कौन है? टालमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने लिखी। कब लिखी? दूसरी शताब्दी में। आगे है 8वें नंबर पर प्लिनी। कौन है? प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी पुस्तक? नेचुरल हिस्ट्री लिखी। 9वें नंबर पर है आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। कौन है? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। और इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में चीनी लेखक और फिर अन्य जो लेखक आए थे भारत, उनके बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है वो हम आगे आपको बताएंगे। तो आगे इस सीरीज़ को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।